नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग NTSC स्टेज 2 2020 जो हुआ है उसमें बायोलॉजी का सॉल्यूशन करेंगे। आप हमारे चैनल पर KVPY के सॉल्यूशंस भी चेकआउट कर सकते हैं। NTSC के भी प्रीवियस ईयर्स के सभी सॉल्यूशंस 2017-89 बायोलॉजी सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, कोई डाउट हो तो पूछिएगा और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो था बेटा, इस बार जो हमारा NTSC का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, NTSC स्टेज 2 2020 में जो बायोलॉजी सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ए टेक्सोनॉमिस्ट ड्यूरिंग हिज वॉयज फाउंड ए सॉलिटरी मेराइन एनिमल। तो भाई उसको एक मेराइन एनिमल मिला जिसपे स्पाइंस थे स्किन पर, और किसके बने थे वो, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो जो लोग एनिमल किंगडम जानते हैं वो जानते हैं कि हम इक्नोडर्म्स को क्या कहते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। तो भाई आंसर तो देखो यहीं पर हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या मार्क करने वाले हैं, इक्नोडर्म्स। हाउएवर सिलोम इज पंच्ड ऑफ फ्रॉम एंडोडर्म, बाकी चीज़ें तो अलग बात है लेकिन ये तो क्लियर हो गया। सो सोलिटरी एकलौता मेराइन, तो बाकी लोगों में कॉर्डेटा और निमेटोडा सिलेंट्रेटा में हम ऐसा कह भी नहीं सकते कि वो सबके सब मेराइन है। तो यहाँ पे तो हमारा क्लियर हो गया, आंसर क्या होगा 4। सेकेंड क्वेश्चन था कि एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है ये और इसको आपने क्रॉस कराया और आपसे पूछा गया कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस अगर मेंडेलियन माने तो प्रोजनी में AA BB CC DD क्या होगा। तो आइए देखिए, इस क्रॉस को तो हम बल्कि करके ही देख लेते हैं, इसको हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो देखिए, हम सेकंड जो हमारे पास क्रॉस वाली इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए लिखना होगा बेटा कि हमारे को क्या क्रॉस कराना है। तो हमारे को क्या क्रॉस कराना है, अगर हम इस बात को ध्यान देंगे तो ये बहुत आसान सी चीज़ है कि क्रॉसिंग में क्या क्या चीज़ें थी। तो दो क्रॉस हमें कंसिडर करने थे, AA B स्मॉल C एक पेरेंट पे, तो ये है स्मॉल d E मल्टीप्लाइड बाय A B कैपिटल C कैपिटल D E। अब इसको क्रॉस कराना है आपको। तो देखिए क्या होगा क्रॉस, और आपको बनाना निकालना क्या है वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि स्मॉल होने चाहिए सारे लेटर्स, वो हमें निकालने हैं। तो हमारे को निकालना क्या है, देखो मैं दोबारा से दिखा देता हूं। सारे रिसेसिव है ना, स्मॉल ए कहाँ गया ये रहा, स्मॉल ए स्मॉल डी, ये अपने को निकालना है। ये तो हमें क्रॉस करा दिया, और हमें इस क्रॉस से क्या फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा, स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई, इसका रेशियो हमें निकालना है। तो हम एक एक लोकस करके इसको निकाल सकते हैं कि मान लीजिए लोकस ए हम कंसिडर कर लेते हैं, तो वहां पर क्या क्रॉस होगा, इसका और इसका। तो A क्रॉस बाय A, क्या रिजल्टेंट आएगा, A स्मॉल ए है ना। एक बार इसको इन दोनों से क्रॉस करा दिया, एक बार इसको इन दोनों से, जो कि पुनेट क्रॉस होता है हमारा, कि एक बार हमने इसको कैपिटल ए को इधर वाले दोनों से, फिर स्मॉल ए को। तो इसमें स्मॉल ए जो आपको ढूंढना था वो कितना आया, सिर्फ एक आया 4 में से। तो क्या रेशियो होगा इसका, 1/4। ऐसे ही अगर हम लोकस बी ढूंढें तो लोकस बी भी कुछ ऐसा ही है, B इंटू स्मॉल बी, क्या वैल्यू आ जाएगी, बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। तो इस बार 2 आ गए, 2/4 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। लोकस सी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, कैपिटल सी इंटू कैपिटल सी, ये पहले जैसी इक्वेशन है ए वाली, इसमें भी रिजल्टेंट 1/4 आएगा। जो हमें स्मॉल सी चाहिए वो कितना होगा, 1/4 ही होगा, जो इसकी एबिलिटी है, स्मॉल बी, और ये है स्मॉल ए के लिए। उसके बाद लोकस अगर हम डी निकालेंगे बेटा, तो वो है स्मॉल डी एक पेरेंट में और दूसरे में ये। तो इसमें भी जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा डी, किसी को भी क्रॉस कर लीजिए चाहे, डी। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी थी, पेरेंट में ये डी है दूसरे वाला, तो क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो 2/4 आ जाएगा फिर से, क्योंकि स्मॉल डी वाला आपको ढूंढना है, इसके 2 रेशियो हैं।
फिर से आ जाएगा 1/2 स्मॉल डी स्मॉल डी। लास्ट लोकस की अगर हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं लोकस ई, वो होता है ई इंटू ई, ई इंटू ई। तो इसमें रेशियो क्या आएगा, ई स्मॉल ई स्मॉल ई, तो 1/4 आएगा इसका रेशियो। तो इन सबका हमने अलग अलग निकाल लिया, कंबाइन करना है तो इन सबको हमें कर देना है मल्टीप्लाई। तो अगर अब हमें इसका निकालना है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई, तो जितनी भी वैल्यूज ये ऊपर आई हैं इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो स्मॉल ए की कितनी आई है 1/4, 1/2, 1/4, 1/2 एंड 1/4, तो इनको आपने कर देना है मल्टीप्लाई। 1/4, 1/2, सी की आई है 1/4, डी की आई है 1/2 और 1/4 आई है ई की। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 8, 16, 64 और 4, 1/256, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और 1/256 अगर हम यहाँ पर ढूंढेंगे बेटा, तो ये कौन सा आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 4। तीसरा क्वेश्चन है इसके बाद कि अगर आप एक मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो उसमें किस केस में मैक्सिमम वेरिएशन होगी। तो देखिए बडिंग, बाइनरी फिशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये तीनों है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है सेक्सुअल। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो एसेक्सुअल है, ये सेक्सुअल, और वेरिएशन हमेशा किस में ज़्यादा होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा 3, इसका क्या था 4। उसके बाद आपको कहा गया कि आपने एक बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया और लैब में कुछ सैंपल्स इकट्ठे करें, और उन सैंपल्स के अंदर जब आपने बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस इकट्ठा कर कर एक सैंपलिंग करने की कोशिश की, है ना। देखो इसका आंसर तो अपने को क्लियर है ही कि 1/256 आएगा। इसमें हमने क्या चीज़ देखी थी कि ये क्या है, एसेक्सुअल है रिप्रोडक्शन, ये भी एसेक्सुअल है और ये भी एसेक्सुअल है, और ये क्या है सेक्सुअल। और हम जानते हैं वेरिएशन किस में ज़्यादा होती है, हमेशा सेक्सुअल में। तो इसका आंसर क्या हो गया था 3, और इसका तो 4 था ही भाई। एक बायोमैग्निफिकेशन आपने की, स्टडी करा उसको, और MNO 3 सैंपल्स आए। हमेशा जानते हैं बायोमैग्निफिकेशन में कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे वैल्यू बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो सबसे लीस्ट कौन होगा, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा। तो N की वैल्यू इन तीनों में सबसे कम है 0.2, तो ये तो होगा प्रोड्यूसर पे, या सबसे लीस्ट पे। फिर है 1, ये होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और ये होगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सिंपल सी बात है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे N, MNO सीक्वेंस में दिया गया है, तो N क्या होना चाहिए, प्रोड्यूसर। तो MNO ऐसे दिया गया है ये, तो भाई N ग्रास ऊपर, ग्रास जी नहीं, ये नहीं हो सकता। N ग्रास, बिल्कुल सही बात है, प्रोड्यूसर। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल N, M जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ग्रास ऊपर, N जो प्रोड्यूसर है ग्रास, और O जो है वो है नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू ऑफ बर्ड्स। बिल्कुल सही बात, ये सही लग रहा है। इसमें ग्रास सी में दे दिया जो कि 3 mg है, नहीं लीस्ट होना चाहिए ग्रास। तो इसमें ग्रास फर्स्ट में दे दिया लेकिन बर्ड्स बीच में दे दिया जो कि सेकंड प्रोड्यूसर है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, सेकंड। एक आपको पिरामिड दिया गया नंबर का कि भाई प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, हेरिंग और सीलॉइन आपको बता दिया गया। अब आपको एनर्जी बताना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होता है, अप राइट, क्योंकि 10% एनर्जी ही क्या होती है, कैप्चर होती है एट नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो हमेशा जो प्रोड्यूसर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस में है ऐसा। तो भाई ये तो अपराइट नहीं लग रहा है ना, ये तो अपराइट ही नहीं लग रहा, ये कम लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, ये भी अपराइट नहीं लग रहा, इन्वर्टेड लग रहा है, बल्कि ये बराबर हो गया, ये भी अपराइट नहीं है, ये अपराइट है, ये सबसे ज़्यादा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसका आंसर क्या होगा 4। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन प्रोसेस को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए, तो क्या होगा। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है हमेशा कि स्ट्रक्चर जो होते हैं फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, फंडामेंटली सिमिलर, और फंक्शनली थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। फंक्शनली थोड़े से क्या हो सकते हैं, डिफरेंट, जिसको 9-10th के लेवल तक जनरली कुछ लोग ऐसे भी बता देते हैं कि होता क्या है कि सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, और कन्वर्जेंट में वो उल्टा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, एक्चुअली में होता है फंडामेंटली सिमिलर इन फंक्शनली डिफरेंट। और कन्वर्जेंट के केस में कहा जाता है कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री मैच नहीं करती, तो क्वाइट रिलेटिव होते हैं डाइवर्जेंट वाले। तो इस ऑप्शन में से जब आप देखेंगे
तो आपको बर्ड विंग, सील फोरलिम्ब और ह्यूमन आर्म, ये जो चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस ऐसा दिखेगा कि ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। इन चारों के स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये फंक्शनली काफ़ी हद तक एक दूसरे जैसे हमें मैच आउट लगते हैं, स्ट्रक्चरली मैच आउट, फंडामेंटली मैच आउट लगते हैं कि फोरलिम्ब और आर्म, फोरलिम्ब वाला आर्म से बना है फोरलिम्ब, और विंग ऑफ बर्ड। जबकि बैट विंग, बर्ड विंग और बटरफ्लाई तो देखें तो एंसेस्ट्रल सिमिलैरिटी नहीं है। बैट बर्ड के बाद सीधा बटरफ्लाई पे चले गए आप। शार्क, पेंगुइन और डॉल्फिन, ये भी तीन बहुत अलग अलग फाइलम्स में से आपने बात कर ली। और फ्लिपर, इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो सेम बिल्कुल भी नहीं होता, अलग अलग होते हैं। हिंडलिम, फ्लिपर ऑफ वेल, विंग ऑफ बैट, इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो यहां पर जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4, कि फंक्शन सबका अलग अलग होना चाहिए। विंग का तो सबका एक ही फंक्शन है, फ्लिपर्स की बात करोगे तो एक ही फंक्शन है सबका, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा 4। 7वां क्वेश्चन बेटा, आधे क्वेश्चन हमने कर लिए इसी के साथ। आई होप सो आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्रीकल्चर लैंड प्रैक्टिस की दो फार्मर्स ने, ए एंड बी, और अपनी अपनी चॉइस का क्रॉप लगाया। पैथोजन ने अटैक किया तो ए फार्मर का सभी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, उसको कुछ नहीं कमाया उसने। एज अ रिजल्ट ही सफर्ड कंप्लीट लॉस। Although pathogen attack adjacent land, but he was able to earn some money. ऐसा क्यों हुआ होगा? फर्स्ट ऑप्शन, फार्मर ए ने कल्टीवेट की होगी 1 क्रॉप, फार्मर बी ने 2 क्रॉप। फार्मर ए और बी ने सेम क्रॉप कल्टीवेट की होगी विद ए फेंस, तो नहीं, फेंस से तो पैथोजेंस जो होते हैं उड़ने वाले उन पर कोई फर्क नहीं। फार्मर ए ओवर इरीगेटेड द क्रॉप ड्यू टू विच अट्रैक्टेड द पैथोजन, जी नहीं, इरीगेशन से पैथोजन अट्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अगर वहां तक अट्रैक्ट हो भी गए तो दूसरे में पहुंच ही जाएंगे, एडजेसेंट हैं तो। फार्मर रिमूव्ड द वीड्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड लैंड, इससे भी पैथोजन का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है कि कल्टिवेटेड लैंड आपने रिमूव कर दी इसलिए आपने बचा लिया पैथोजन से अपने आप को। पैथोजन ने अगर क्रॉप को अटैक करना है तो वीड का क्या लेना देना है, वो तो अलग चीज़ हो गई, उससे सबस्ट्रेट ही अलग हो गया उसका। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई हर पैथोजन हर क्रॉप को नहीं अफेक्ट कर सकता, तो उसने मल्टीपल क्रॉप्स बना ली होंगे जिसकी वजह से उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक बायोलॉजी टीचर ने हेंस एग को 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखा, प्योर वाटर, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड में डालोगे तब तो डी शेलिंग हो जाएगी ऑफ एग, एग के बाहर की जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, है ना। सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालोगे यानी कि आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो क्या हो जाएगी, श्रिंक। और प्योर वाटर यानी कि हाइपोटोनिक में डाल रहे हो तो क्या हो जाएगी, स्वेल। तो भाई ये कंडीशन होगी। अब हमें देखना है कि सी में तो रिमेन अनचेंज्ड किस किस ने दिया हुआ है, तो ए और डी ऑप्शन में तो लिखा हुआ है लूज सॉल्ट एंड रिमेन अनचेंज्ड, वो तो होगा नहीं सी में, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। सेकंड के लास्ट में ए में लिखा हुआ है स्वेल, सही बात है। सी में लिखा हुआ है और बी सी ए दिखाया हुआ है, तो ए स्वेलिंग लास्ट जो सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट है प्रोबेबल इफेक्ट वो लग रहा है कि हो सकता है। उसके बाद बी जो लास्ट में दिखाया गया कि अगर बी आप लास्ट में करोगे सी में तो उसमें श्रिंक हो जाएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, इसके लिए हमारा आंसर होगा 3, सेकेंड एंड 3। आपको चार्ट पढ़ना है और आपको बताने इस चार्ट से आप क्या देख पा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि टेडपोल में जब वाटर नहीं था तो वो लार्वा में कन्वर्ट नहीं हुआ, और वाटर था तो उस टेडपोल जो है लार्वा जो है फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हुआ, सॉरी फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हुआ, है हो गया। तो हम जानते हैं कि आयोडीन जो होता है वो नेसेसरी होता है फॉर थायरोक्सिन हार्मोन, फॉर थायरोक्सिन हार्मोन, और वही क्या कराता है, मेटामॉर्फोसिस या कन्वर्जन। तो इसमें क्या समझ में आया हमें कि आयोडीन हेल्प टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। ये बात हमें यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई। आपके एक्सपेरिमेंट किए गए लाइब्रेरी में और आपसे पूछा गया रिजल्ट क्या होगा, सलाइवा प्लस आयोडीन। तो भाई सलाइवा में तो स्टार्च होता है, सॉरी स्टार्च कह रहा हूँ, स्टार्च को कंज्यूम करता है सलाइवा, तो आयोडीन का तो वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि सलेवरी अमाइलेज होता है, उसके पास आयोडीन डाइजेस्टिंग तो नहीं है। तो आयोडीन का जो कलर रहेगा वो एज इट इज रहेगा क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करेंगे, और आयोडीन का कलर होता है येलो। टेस्ट ट्यूब बी, स्टार्च और सलाइवा। तो अब स्टार्च और सलाइवा में तो एंजाइम है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा स्टार्च से क्या बन जाएगा, माल्टोस। और जब ऐसा होगा तो माल्टोस का कलर आ जाएगा और उसका नो कलर होगा, उसका कोई भी कलर नहीं आएगा, इसका कोई भी कलर आपने को नजर नहीं आएगा, तो नो कलर। और कमाल की बात अगर हम और करते हैं तो यहां पर हमें एक और चीज बताई जाएगी कि स्टार्च, सलाइवा और एंजाइम इनहिबिटर। तो एंजाइम इनहिबिटर, सलाइवा के एंजाइम को तो इसने इनहिबिट कर दिया, बचा सिर्फ स्टार्च और आयोडीन। जब स्टार्च और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं
तो क्या बनाते हैं, ब्लूइश ब्लैक कलर। सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे ए में तो देखो नो कलर है, तो ये तो गलत बात है, येलो होना चाहिए था। ए में ब्लू ब्लैक जी नहीं, येलो होना चाहिए था, तो ए के ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। 2 को 3 क्वेश्चन और बच गए भाई कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो है वो सेल मार्कर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेले। अब आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई, आपको ऑर्गेनेले बताना है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन्वॉल्वड इन एटीपी सिंथेसिस, तो भाई एटीपी सिंथेसिस में प्लास्टिड तो इन्वॉल्व होगा नहीं, कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पार्ट ऑफ राइबोसोम कौन होगा, आरईआर या आरसीआर, तो आरईआर। और ऐसे हाइड्रोलेज होगा लाइसोजाइम में, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सीधा सीधा सेकंड, जो कि डाइजेशन करता है। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ बड़ लग बढ़ा रहा था। अब आपको यहाँ पे पोजीशन बतानी है और मैच करना है, तो क्या पता होना चाहिए आपको इसको बताने के लिए, इसको अच्छा एक तो ये ध्यान रखना है हमेशा, इसमें शायद हमने दूसरी आपकी इसके लिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से, राइबोसोमल आरईआर पे होगा, सीआर पे तो होता नहीं, एसिड हाइड्रोलेज लाइसोजाइम्स पे, तो इसका आंसर होगा सेकंड। इसमें नाम बताओगे आप कि ये कौन सी ग्लैंड है, तो भाई ये है पिट्यूटरी। ये वाली ग्लैंड लग रही है पैराथाइरॉइड, हालांकि आपको नीचे कॉलम भी दिया जा रहा है, बट मैं वैसे ही बता ही दे रहा हूं आपको। उसके बाद आप अगर सी ग्लैंड की और डी ग्लैंड की बात करेंगे और ए ग्लैंड की, तो ए ग्लैंड कौन सी है, ओवेरी। ये है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज से हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, शायद हम सब लोग इस बात को जानते हैं। सी ग्लैंड जो यहां पर दिखाई गई है वो दिखाई गई है एड्रेनल ग्लैंड। अब आपको कॉलम को मैच करना है कि ए क्या है, पिट्यूटरी है, तो सॉरी ए क्या है, ओवेरी है, तो ओवेरी के साथ क्या आएगा भाई, ओवेरी के साथ आएगा प्रोजेस्टेरॉन। बी क्या है, पेनक्रियाज, तो इंसुलिन। सी क्या है, एड्रेनल ग्लैंड, तो एड्रेनल ग्लैंड से हो सकता है एल्डोस्टेरोन, यानी कि नंबर 7, ठीक है। डी क्या बताया आपने, पैराथायरॉयड, तो इससे हो सकता है पैराथायरॉयड हार्मोन। और ई क्या बताया, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से हो सकता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग। यानी ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 7। ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 7। अगर आप इतना जान जाएंगे तो ए की ऑप्शन है फर्स्ट। नाउ लेट्स फोकस ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस, कि भाई विरुलेंट फॉर्म थी एक बैक्टीरिया की, स्टेफाइलोकोकस की, ह्यूमन पैथोजन है जो कि उसमें से कुछ फ्लैश ईटिंग डिजीज कॉज कर रहे थे, तो आपने उससे बचने के लिए एक मेडिसिन बना ली थी जिसको कहते हैं पेनिसिलिन, ठीक है। कुछ साल बाद पेनिसिलिन इनफेक्टिव हो गई, उसके बाद आप मिथेसिलिन ले आए, कुछ साल बाद मिथेसिलिन भी इनफेक्टिव हो गई, टर्न्स इनफेक्टिव, और स्ट्रेन्स जो है उसमें रेजिस्टेंस आने लग गया टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, कि अब कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, तो ऐसा क्यों। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि जो डार्विन है उन्होंने एक टर्म दिया था प्री एडेप्टिव म्यूटेशंस, कि म्यूटेशंस जो होती हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती हैं, सिर्फ समय पर आने में वो एक बाहर अप्रूव हो जाती हैं, दिख जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारे अंदर चीज़ें पहले से ही अंदर विल पावर है, सब कुछ अंदर है, समय आने पे जैसे हनुमान जी को रियलाइज हुआ था, उनके पास ताकत है, मैं रियलाइज नहीं हो पाती बस। तो क्या आंसर होगा, देखो एंटीबायोटिक लीड टू द म्यूटेशन, जी नहीं, प्री एडेप्टिव है, पहले से होती हैं। एंटीबायोटिक हेल्प्ड इन सिलेक्शन फॉर बैक्टीरियम विद म्यूटेशंस इन द डीएनए कन्फर्मिंग रेजिस्टेंस व्हिच वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि म्यूटेशन इन डीएनए को कंफर्म किया जो पहले से प्रेजेंट थी। सेकंड, तीसरा, इवन विदाउट यूज ऑफ एंटीबायोटिक सेम तरीके से रेट पर आप इवॉल्व करते, जी नहीं। प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक चेंज द मेटाबॉलिज्म, जी नहीं। यहां पर आंसर जो एग्जैक्ट होगा क्वेश्चन हिसाब से पूछा गया, आंसर होगा सेकंड। तो इसी के साथ बेटा हमने 13 क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 2 बायोलॉजी में आए थे, हमने सारे कर लिए हैं। बाकी भी एनटीएससी की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, और बाकी भी बायोलॉजी तथा बाकी सब्जेक्ट, जैसा कि चैनल का नाम है पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए केडी से 12th क्लास तक हम कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। जुड़े रहें दोस्तों, और अपनी आप रिक्वेस्ट भी हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस।